वो मासूम दिखती थी, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। वो किसी के चेहरे से उसकी कमजोरी पढ़ लेती थी और फिर उसी कमजोरी को अपना हथियार बना लेती थी। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी की गहराई में जाती है जो एक स्कूल के गलियारों में घटी। 600 बच्चों के बीच एक 16 साल की लड़की सबको अपनी उंगली पर नचा रही थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई जब तक कि एक लड़के की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो गई। और इस कहानी में हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे, हम उस मनोविज्ञान को, उस डार्क साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी को इतना शक्तिशाली और दूसरों को इतना कमजोर बना देती है। तो कहानी शुरू होती है आर्या से। 16 साल की, खामोश, शांत, और लोग समझते थे बहुत समझदार। इंट्रोवर्ट है ना, ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा। बिल्कुल, सबको यही लगता था, पर सच सच कुछ और ही था। वो चुपचाप सबके दिमाग में घुस रही थी। उसकी असली ताकत बोलना नहीं थी, बस देखना था। और यहाँ देखने का मतलब सिर्फ नजर रखने से नहीं है। एक मैनिपुलेटर का पहला कदम हमेशा जानकारी इकट्ठा करना होता है। जानकारी? किस तरह की जानकारी? आपकी कमजोरियां, आपके डर, आपकी जरूरतें, वो इन सब का एक नक्शा तैयार करते हैं इससे पहले कि वो अपनी पहली चाल चले। आर्या का शांत स्वभाव वो उसका सबसे बड़ा छलावा था। और फिर एक दिन उसकी नजर पड़ी निखिल पर। एक सीधा साधा, थोड़ा कह सकते हैं भावुक लड़का। और उसकी कोई ना कोई कमजोरी रही होगी। हाँ, उसकी बस एक कमजोरी थी, उसे चाहत थी कि हर कोई उसे अच्छा समझे। और बस आर्या को अपना परफेक्ट टारगेट मिल चुका था। पर यहाँ जो बात बहुत दिलचस्प है, उसने निखिल से सीधे बात नहीं की। नहीं करेगी, वो डायरेक्ट नहीं खेलते। उसने उसके दोस्तों से बात की, बहुत धीरे से, बहुत नरमी से। वो कहती, तुमने सुना, निखिल कह रहा था तुम बदल गए हो। अच्छा। या फिर निखिल आजकल थोड़ा फेक लग रहा है, हर बात ऐसे जैसे उसे सिर्फ फिक्र हो, पर असल में वो मन में जहर के बीज बो रही थी। हम्म ये इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। माहौल को कंट्रोल करना, व्यक्ति को नहीं। इसका मतलब जब आपके दोस्त आपसे दूर होने लगते हैं और आपको आपको वजह भी नहीं पता होती, तो आप अकेले पड़ जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और बस यही वो पल होता है जब मैनिपुलेटर आपके सबसे करीब आता है। बिल्कुल। और फिर असली खेल शुरू हुआ। जिन दोस्तों को उसने तोड़ा, अब वो उन्हीं के पास जाकर दोस्ती जोड़ने का नाटक करते हैं। वो प्रॉब्लम का सल्यूशन बन गई। हाँ, उस प्रॉब्लम का जो उसने खुद ही बनाई थी। ये एक मॉडल है, प्रॉब्लम, रिएक्शन, सल्यूशन। पहले समस्या पैदा करो, फिर लोगों को प्रतिक्रिया देने दो, और आखिर में खुद ही हीरो बन जाओ। सही। और जब निखिल, जो वो पूरी तरह अकेला पड़ गया, जब क्लास में लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे, ठीक उसी पल आर्या पहली बार उसके पास आई और उसने कहा, निखिल, मुझे नहीं पता सब तुमसे क्यों दूर जा रहे हैं, लेकिन मैं हूं ना। और ये है डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक त्रिकोण। चोट, सहारा और नियंत्रण। हाँ, पहले चोट दो, फिर सहारा बनो, और फिर उस व्यक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लो। जिसने जाल बिछाया वही बचाने आए। ये मैनिपुलेशन का सबसे सबसे ऊंचा स्तर है। तो निखिल अब पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गया था, बिल्कुल, उसे लग रहा था कि आर्या उसे बचा रही है, जबकि वो उसे कंट्रोल कर रही थी। लेकिन कहानी में एक और किरदार था, रिया। अच्छा। तेज दिमाग, ऑब्जर्वेंट, वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी। और रिया ने एक पैटर्न नोटिस किया। पैटर्न? हाँ, कि जहां जहां आर्या होती, वहीं वहीं गलतफहमियां, लड़ाई और ड्रामा होता था। और यही यही वो चीज है जो एक मैनिपुलेटर को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी है। पैटर्न को पहचानना। हाँ, ज्यादातर लोग एक घटना को देखकर उसे भूल जाते हैं। उसे एक इत्तेफाक मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कोई उन घटनाओं को जोड़कर एक पैटर्न देखता है, तभी तभी असली तस्वीर सामने आती है। और रिया ने वही किया जो बाकी सब नहीं कर पाए। उसने 4 हफ्ते तक चुपचाप सब कुछ देखा, आर्या की बातें, उसके मैसेज, उसके इमोशनल कंट्रोल के तरीके। उसने सब कुछ सबूत के तौर पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ शक से आप ऐसे इंसान को बेनकाब नहीं कर सकते। वो आपको ही पागल साबित कर देंगे। और फिर एक सुबह पूरे स्कूल में फाइलें बांट दी गई। क्या? हाँ, हर टेबल पर आर्या के मैसेज थे। उसकी मीठी बोली के पीछे छिपा जहर अब सबके सामने था। और निखिल निखिल टूट गया। पर आर्या, वो बस खड़ी थी, बिना किसी भाव के, बिना किसी
अपराध बोध के। कोई अफसोस नहीं। बिल्कुल नहीं। जब उससे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब वो दिल दहला देने वाला था। क्या कहा उसने? उसने कहा क्योंकि लोग सिंपल होते हैं, बस उनकी कमजोरियां पकड़ लो, वो खुद ही तुम्हारे कंट्रोल में आ जाते हैं। ये मानसिकता दिखाती है कि उसके लिए लोग इंसान नहीं थे, सिर्फ हाँ, एक खेल के मोहरे थे। उसके अंदर सहानुभूति या पछतावे की कोई भावना थी ही नहीं। ये एक ठंडे सोचे समझे शिकारी का नजरिया है। और सजा, आर्या को स्कूल से निकाला नहीं गया क्यों? क्योंकि उसने नियम नहीं तोड़े थे, उसने लोगों को तोड़ा था। और अक्सर ऐसा ही होता है, पर एक मैनिपुलेटर के लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है कि लोग उसके झूठ को पहचान लें। हाँ, उसकी ताकत छीन ली जाए। और कुछ महीनों बाद वो खुद ही स्कूल छोड़कर चली गई। और उसकी कहानी आज भी उस स्कूल में घूमती है। वो लड़की तो चेहरों से दिल पढ़ लेती थी और कमजोरी को सबसे बड़ा हथियार बना देती थी। तो ये थी आर्या की कहानी। ये हमें दिखाती है कि सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जो चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो चुपचाप आपकी कमजोरियों को पढ़ता है। ये कहानी एक जरूरी सवाल उठाती है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं, पर उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत आकर्षक लगते हैं, मददगार लगते हैं। शायद हमें भी रिया की तरह थोड़ा और ऑब्जर्वेंट होने की जरूरत है, ताकि हम किसी और के खेल का मोहरा न बन जाए। तो आखिर में एक सवाल, आर्या ने स्कूल छोड़ दिया, पर क्या ऐसे लोग सच में चले जाते हैं? या वो बस अपना चेहरा और खेलने का मैदान बदल लेते हैं। स्कूल से ऑफिस, ऑफिस से परिवार। और सबसे जरूरी सवाल, अगर हमारी कोई कमजोरी किसी के पकड़ में आ जाए तो क्या हम भी निखिल की तरह बेबस हो जाएंगे? रैपिड टेल्स उन लोगों के लिए है जो ऐसी कहानियों की तलाश में है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें और जिनके अंत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो। ऐसी माइंड ट्विस्टिंग कहानियों के लिए रैपिड टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें।